कुछ लोग हैं जो सिर्फ प्लान बनाते हैं और कुछ लोग हैं जो उन पे अमल करते हैं, और जो अमल करते हैं वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं। तो एक होता है ना कि दिन भर पढ़ाई ना करके पढ़ाई के बारे में सोचते रहना। तो एक बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क है मोशन और एक्शन। कई लोग जो होते हैं, तो आपने स्ट्रेटजी वीडियो देखा, इसको मोशन बोल सकते हैं कि आपने जाना कि क्या करना चाहिए। बट अगर आपने वाकई में कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा, कोई सवाल लगाए, उसको एक्शन बोलते हैं। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों के जीवन में ढेर सारा मोशन होता रहता है, एंड दे कंफ्यूज मोशन विद एक्शन। एक्शन इज द रियल थिंग, मोशन इज लाइक दिस। आज आपने एक नई स्ट्रैटेजी वीडियो देखी, आपको लगा कि हाँ दिन में कुछ पढ़ा मैंने, फिर एक नई स्ट्रैटेजी वीडियो, फिर एक नई स्ट्रैटेजी वीडियो, फिर एक नई स्ट्रैटेजी वीडियो। यह है मोशन। और मोशन क्या होता है ना, ये आपको कहीं लेके नहीं जाएगा। ऐसे घूमते रहोगे और आपको ये एहसास होता रहेगा कि अरे हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक। एक्शन इज अबाउट प्रोग्रेसिंग, गोइंग फॉरवर्ड, राइट। तो हमेशा समझिए जैसे आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, इसके बारे में एक स्ट्रैटेजी वीडियो देखना, ये सिर्फ एक मोशन है। लेकिन एक मॉक टेस्ट एक्चुअली में देना एक्शन है। तो हमेशा अपनी एक्टिविटीज को, जो भी आप दिनचर्या आपकी है उसमें जो भी आप चीजें करते हो, अगर आप उसको कैटेगराइज करना शुरू करें, एक्सपोज करना शुरू करें कि क्या एक्टिविटीज मेरी मोशन कैटेगरी में आती हैं और क्या एक्टिविटीज मेरी एक्शन कैटेगरी में आती हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट आर यू एक्चुअली डूइंग द वर्क, आर यू जस्ट थिंकिंग अबाउट वर्क। क्या आप सिर्फ सोच रहे हैं या आप वाकई में कुछ कर रहे हैं। खैर चलिए शुरुआत करते हैं। और हम लोग जो आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं, 10 days 10 मॉक्स, सीजीएल 2024 टीयर 1 एग्जाम्स के लिए, जिसमें अच्छे मॉक टेस्ट हैं, 25 सवालों का संग्रह और उनका सोल्यूशन। अच्छी बात यह है कि मैं ये चाहता हूं कि ये मॉक टेस्ट सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करें। खुद से सॉल्व करने का मतलब ये है कि इन मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं, इनकी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल में, जैसे ही ये वीडियो पब्लिक होता है इमीडिएटली वो वीडियो टेलीग्राम चैनल पे आ जाता है। तो टेलीग्राम चैनल का जो नाम है, अगर आप टेलीग्राम पर जाके यूजर नेम सर्च करेंगे @Ramo Sir Official, ये टेलीग्राम यूजर नेम है, इसको आप सर्च करेंगे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा और इस टेलीग्राम चैनल के भीतर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये आज हम दूसरा मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। पहला मॉक टेस्ट हम पहले कर चुके हैं और उसकी जो प्लेलिस्ट लिंक है इस सीरीज की, रैमॉक सीरीज जिसको हम बोल रहे हैं, जिसमें 10 मॉक टेस्ट करेंगे, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के और पिन कमेंट में मिल जाएगी। क्लिक करके आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट पहले खुद से सॉल्व करिए एंड देन इनके वीडियो सॉल्यूशंस को मजेदार तरीके से आप देखिए, लेकिन 2x पे देखिए ताकि आपका समय बचे। और जहां कुछ सीखने को है, जैसे कोई कैलकुलेशन स्किल सीखी, कोई स्मार्ट अप्रोच सीखा, कोई नया सवाल सीखा, उस नए सवाल को करने का कोई नया तरीका सीखा, तो उन चीजों को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो हर मॉक टेस्ट में मैं पूरी कोशिश करूंगा आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, चाहे आप तैयारी के जिस भी स्टेज पर हों। तो आप इस सेशन को अच्छे से फॉलो करिए। जो भी आपका सुझाव और फीडबैक है वो आप मुझे कमेंट में जरूर छोड़ के जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस धमाकेदार मॉक 2 की। और इस मॉक 2 का देखते हैं भाई, पहला सवाल क्या है हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राहुल ने 2 ईयरफोन खरीदे हैं, एक 1813 रुपए का और एक 1147 रुपए का। 2 क्यों खरीदे? एक उसके लिए खरीदा होगा। ठीक। इसको उसने पहले को 10x% के नुकसान पे बेचा है, दूसरे को उसने x% के प्रॉफिट पे बेचा है, और उसको ये पता चला कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। आपको बताना है कि x का मान क्या है, x की वैल्यू क्या है। सेलिंग प्राइस सेम होने का मतलब क्या है, तो पहले समझते हैं। एक ईयरफोन वो 1813 रुपए में खरीद रहा है, तो नेचुरली इसको वो नुकसान पे बेचेगा, 1 - x%। मैं इसको 1 - x/100 नहीं लिख रहा हूं, नुकसान पे इसलिए बेचेगा क्योंकि देखो जो कम वाला है उसको प्रॉफिट में बेचेगा और ज्यादा वाले को नुकसान पे बेचेगा, तभी सेलिंग प्राइस बराबर हो सकते हैं। उल्टा करने से नहीं कि कम वाले को ज्यादा वाले को तुम प्रॉफिट पे बेचोगे, कम वाले को लॉस पे बेचोगे, तो भैया बराबर हो ही नहीं पाएगा सेलिंग प्राइस। तो ये कहानी है दूसरे वाले का जो कॉस्ट प्राइस है
वो 1147 है, उसको मैं लाभ पर बेच देता हूं। ठीक, जो थोड़े बच्चे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है वो इस चीज को सीधा लिख देते हैं कि 1+X% अपॉन 1-X%, और कहते हैं ये डेफिनेटली नीचे से बड़ा है। भाई नीचे 1-X है, ऊपर 1+X है, ऊपर वाला नीचे से बड़ा है तो बड़ा वाला ऊपर रखेंगे और छोटा वाला नीचे रखेंगे। मतलब ये सोचने की जरूरत नहीं ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर बहुत क्लियर है। अब भैया इसको काटने में पूरी जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि कटेगा तभी तो सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे कटेगा इतना आसान नहीं है देखना। जैसे नंबर देखो, ऑड नंबर है, 2 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 3 1 4 8 12 1 13, सम टोटल न्यूमरेटर का 13 है, 3 से भी नहीं कटेगा। तो अब ये कटेगा किसी अजीब सी संख्या से, 3 से नहीं कटा। आप ऐसा ना करो कि तुम 7 चेक कर रहे हो, ऐसे तो पता नहीं किससे कटेगा। तो इन चीजों को करने का अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले इन दोनों का अंतर ले लो। तो अगर मैं अंतर लूं, ये 1147 से 1200 तक पहुंचने में मुझे 53 जोड़ना पड़ेगा, और 53 के बाद 613 मुझे और जोड़ना है, तो टोटल 666 का अंतर है। अब जो संख्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को काटेगी वो 666 को भी काटेगी। तो मैं अब 666 के फैक्टर्स को देखने की कोशिश करता हूं। आप कहोगे देखो 6 है, 111 है। अच्छा, 111 मजेदार नंबर होता है, ये 3 और 37 से डिवाइड हो जाता है। 37 इंटू 3 111 होता है। अब मजेदार बात, आपको पता है कि आपकी संख्या ये ना 3 से कट रही है ना 2 से कट रही है, तो 6 से कटने का सवाल नहीं है, 3 से कटने का सवाल नहीं है। 37 एक संख्या जो मिली, इससे ये नंबर के कटने की संभावना है। संभावना इसलिए बोला कटेगा, बट हो सकता है ना भी कटे, मुझे ऐसे ही सॉल्व करना पड़े। बट हाँ, हमें पता है कि एग्जामिनर इतना भी निर्दयी नहीं होता है, कटेगा तो भले ही 37 से कट रहा है। ये अपने आप में कम अन्याय है क्या कि 37 से कट रहा है? अब कटे ही नहीं तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। अब 37 से काटने का प्रयास करिए। अब मजेदार बात क्या है, देखो 37 इंटू कितना 666 है। आप कहोगे 37 इंटू 3 इंटू 6, तो ये 37 इंटू 18 है। यानी इन दोनों का अंतर जो है, अगर मैं 37 से काटूं तो 18 मिलेगा। तो आप बस इसको काटिए, यह है 37 तिया 111, 3 बचा, फिर 37 बचा, 37 से करने में 37। तो अगर ये 31 है और ये 37 इंटू 18 है, तो ये 18 ज्यादा होगा। इसको फिर से मत काटिए, 18 जोड़ेंगे ये वैल्यू 49 आ जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू हो गई 1+X% अपॉन 1-X%, और ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई 49/31। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। अब देखो यहां पर आप X% को X/100 लिख सकते हैं, राइट। ये अगर आप ध्यान रखें तो सबसे अच्छी बात है कि इसको डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि x/100 करेंगे तो ये 100+X 100-X बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा 3100 प्लस 31x इज इक्वल टू 4900 माइनस 49x। इसको आप इधर लेके आएंगे, 4 3 7, ये बनेगा 80x, और यहां पर आप इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये बनेगा 1800। x की वैल्यू कितनी आ गई 1800/80। अच्छा, अब इसको काट दीजिए, 8 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 8 दूनी 16 है, 20/8 2.5 के बराबर होता है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 22.5। तो x का मान जो मुझे निकालना था, बेसिकली उसने पूछा था ना कि भाई वैल्यू x की क्या है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 22.5 में। हट गया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है कि मिताली 68% अपनी इनकम का खर्च कर देती है, और उसकी इनकम को अगर मैं 32.27% से बढ़ा दूं और उसकी सेविंग को मैं 30% से बढ़ा दूं, तो बताना है कि कितना अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज से उसका नया एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करें कि पुराना वाला मिल जाए। तो भैया देखो सवाल क्या कह रहा है कि कुछ इनकम बढ़ गई, फिर उन्होंने बता दिया कि सेविंग का चेंज क्या है, तो हम एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं नया वाला। अब कह रहा है इस नए वाले एक्सपेंडिचर को ना पुराना वाला एक्सपेंडिचर बनाना है, बताओ कितना परसेंट से घटाएंगे। तो करते हैं शुरुआत। अच्छा, ऑप्शन जरा इस सवाल में देखना, क्योंकि परसेंटेज थोड़ा खतरनाक है 32.27, पर घबराने का नहीं। ऑप्शन में गैप ठीक है, 20 30 25 35, 5-5 का गैप है ऑप्शन में, तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं। तो जैसे हमने कहा ये 100 है मेरा, अब ये 100 पे ये वैल्यू कितनी आएगी 68, क्या हो गया इसका एक्सपेंडिचर, इसको E1 बोलते हैं, इनिशियल एक्सपेंडिचर, और ये 32 इसकी क्या हो गई आपकी सेविंग, इनिशियल सेविंग हो गई। अब आप कह रहे हो ये 32.27% से बढ़ रहा है, मैं 32 से ही बढ़ाऊंगा। उसका रीजन बहुत सिंपल है, ऑप्शन में गैप ठीक ठाक है, तो ये 0.27% से ज्यादा कुछ फर्क पड़ना नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। 0.27 100 का क्या होगा 0.27 होगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू वरी अबाउट दैट। अब यहां पर आओगे क्या होगा, आप ये जो सेविंग है इसकी, वो सवाल में कह रहा है कि 30% से बढ़ गया है, तो भैया जरा बताओ नई सेविंग कितनी है। आप कहोगे जो नई सेविंग है
वो इस 32 से बेसिकली 9.6, 32 या 96 होता है, ज्यादा होगी, तो इस वैल्यू को मैं कहूंगा ये 41.6 है। इसको आप 42 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत यहां चलेगा। 42 लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर ये 42 हो गया तो आप बताओ ये वैल्यू कितनी हो गई, क्या ये वैल्यू 90 हो गई? यस। तो बेसिकली आपका जो एक्सपेंडिचर बाद में है वो 90 के आसपास है। अब आप चाहते हो कि इस 90 को मुझे अगर ये बनाना है बेसिकली 68, तो मुझे कितना परसेंट से इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, यही कैलकुलेट करना है। तो भैया कर लेते हैं। आप यहां 90 है, यहां 68 है, चाहो तो एक काम करो, आप सीधे इसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूं 9 से। 9 से डिवाइड करूंगा 10 बनेगा। देखो ये बना 9 7 63, उसके बाद बचा 5 बचा, तो आप कहोगे 9 5 45। तो अगर मैं इसको 9 से काट रहा हूं, राइट, इसेंशियली आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं कि इसको मैंने 1 बनाया, और अगर मैंने इसको 1 बनाया तो ये वैल्यू यहां पर कितनी आई, 9 से 90 से काट दिया बेसिकली, तो 0.75 बनेगी लगभग। 1 अगर 0.75 हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि आपका 100 लगभग 75 हो गया। परसेंटेज के टर्म में इस गिरावट को मैं 25% बोलूंगा, तो 25% की गिरावट है, आंसर हो गया सी। यानी पुराने एक्सपेंडिचर तक पहुंचने के लिए मुझे नए एक्सपेंडिचर को 25% से गिराना पड़ेगा। अब इस सवाल की मजेदार बात है अप्रोक्सीमेशन। आपको 32% में बेटा उलझना नहीं है, 32% में आपको उलझना नहीं है, 32.27% में। ट्रीट दैट इज 32%, क्योंकि ऑप्शन में गैप ठीक ठाक है, तो हम आराम से 9.6 को मैंने सीधे 10 मान लिया, क्योंकि उससे आपकी कैलकुलेशन पे ज्यादा फर्क यहां पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन में गैप अच्छा है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे तो आपसे सवाल आसानी से होगा। आते हैं सवाल नंबर 3 पे। एक प्राइस चेयर का मार्क प्राइस 2500 दिया हुआ है। एक आदमी ने इस चेयर को 1763 में खरीदा है और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद 1763 में खरीदा है इसने। आपको बताना है पहला डिस्काउंट अगर 18% है तो बताना है कि दूसरा डिस्काउंट रेट कितना होगा। घबराने का नहीं। देखो आप कहोगे 2500 की चीज को अल्टीमेटली मैं 1763 रुपए में खरीद रहा हूं, ठीक। अब इसको मैं 100 बनाने की इच्छा रखता हूं। आप कहोगे सर अगर 4 से गुणा कर लो तो मजा आ जाए। कैसे? पहले यहां दशमलव लगा लो, यहां भी दशमलव लग जाएगा। पहले 100 से डिवाइड कर लेते हैं दोनों को, फिर 4 से गुणा कर लेते हैं, राइट। तो ये 100 बन गया। अब देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, 4 से गुणा करने पे वैल्यू कितनी होगी, 63 दुना 126, 126 का दुना कितना हुआ 252। तो ये 0.52 लिख देता हूं, 2 हासिल आई, 17 दुना 34, और 34 2 कितना हो गया, ये वैल्यू आपकी 36, नहीं 17 चौके 68, दुना नहीं 17 चौके 68, और 68 और 2 हो गया आपका ये वैल्यू 70, 70 दशमलव ये वैल्यू आपकी आई थी। अब आप एक चीज बहुत ध्यान से देखें कि यहां से यहां तक कितने प्रतिशत का डिक्रीज है। आप कहोगे 29.48% का नेट डिक्रीज है इस प्रोसेस में। अब आपको यह देखना है कौन से 2 परसेंटेज ऐसे हैं जो मुझे ये परसेंटेज डिक्रीज दे सकते हैं। पहला डिस्काउंट परसेंटेज मुझे 18% का दिया हुआ है, तो आप कहोगे 18 में मैं क्या और डिस्काउंट दे दूं कि मेरे को 29 मिल जाए। बहुत ध्यान से देखना, 12 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आप फॉर्मूला लगाओगे 18 + 12 - 18 × 12/100। अब 18 × 12 तुम्हें पता है 200 से बड़ा है, तो ये 2 के बराबर आएगा लगभग। 30 में 2 घटेगा, कितना बनेगा 28 के आसपास। गलत, क्योंकि मुझे तो ये चाहिए 30 के आसपास। 13 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वही 18 13 31 बनेगा। 31 - 18 × 13 लगभग 2 के आसपास घटाओगे, 31 - 2 29 होगा, मुझे 29.48 चाहिए। अब 14 और 16 को देखते हैं। 14 बनेगा 18 + 14 32 - 18 × 14/100। 18 को अगर आप 14 से गुणा करेंगे तो कैसे गुणा करेंगे, 252 होता है, 18 × 14, राइट। 16 स्क्वायर -4 बन जाएगा, ये 16 + 2 है, 16 - 2, तो आपकी वैल्यू ये हो गई 32 माइनस ये हो गया आपका 2.52। और आप खुद देख लीजिए जो आपको चाहिए मिल रहा है कि नहीं। यस, 29.48 आपको मिल रहा है। लेकिन इस सवाल में इतना समय भी नहीं लगाना है। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं जिसका आप ख्याल रखेंगे तुरंत हो जाएगा। देखो 18 को या तो 12 या 13 या 14 या 16 से कंबाइन करना है, ठीक। अब अगर आप एक नंबर भी पकड़ लो, जैसे 18 × 12 ही देखो आप ध्यान से, 18 × 12 की वैल्यू क्या होती है, ठीक। 18 × 12 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 216, राइट। अब आपको बताया इस वाले प्रोडक्ट को 100 से डिवाइड करके घटाना है मुझे, यानी 2 के आसपास घटाना है। ये नॉलेज ही आपको उत्तर दे देगी
क्योंकि 18 12 का टोटल 30 माइनस 2 28 गलत, 18 13 31 माइनस 2 29 गलत, क्योंकि मुझे 29 दशमलव कुछ चाहिए। ये तो 2 से ज्यादा घटेगा तो 29 से नीचे आ जाएगा। 18 14 32 में से 2 घटाएंगे 30 के आसपास, यस। 18 16 34 में अगर आप 2 घटा भी दो तो 32 के आसपास 31 दशमलव कुछ कुछ आएगा, वो भी गलत। तो आप अप्रोक्सीमेशन यूज करके सी तक बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं, राइट। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। दूसरा तरीका है ट्रेडिशनल जाना। इसमें आप 18% पहले घटा लो, 18% घटाने के बाद जो वैल्यू आए उससे देखो 1763 जाने में कितना परसेंट और लगेगा। वो भी एक तरीका है जिससे आप कर सकते हो सवाल को, बट अप्रोक्सीमेशन से आपको क्विक आंसर मिलेगा इस पर्टिकुलर सवाल का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक सम जो है 1728 हो जाएगा 3 सालों में और 3375 हो जाएगा 6 वर्षों में। आपको रेट ऑफ परसेंट पर एनम बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट यूज किया जा रहा है, वो भी एनुअल कंपाउंडिंग की जा रही है। तो देखो 3 साल के बाद अगर ये वैल्यू 1728 है, ये हम कहेंगे t बराबर 3, और फिर हमारी वैल्यू है 3375, ये t बराबर 6 पे है, 6 साल पे है। तो इनके बीच में 3 वर्ष हैं, और ये तीनों वर्ष कैसे हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से ऐसे चेंज हो रहे होंगे। अब मजेदार बात यह है कि आपकी ये वैल्यू है 12 का क्यूब और ये वैल्यू है मेरा 15 का क्यूब। यहां बीच में 3 वर्ष कंपाउंडिंग हुई है, 12 क्यूब 15 क्यूब बन गया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक वर्ष में इसका मतलब 12 हमारा 15 बनता है। 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी केवल अगर एक साल की बात की जाए तो ये कहानी है 4 5 बन जाता है, और 4 अगर 5 हो जाता है एक वर्ष में तो इसको परसेंटेज के टर्म्स में हम बोलते हैं 25%, यानी आंसर हमारा हो गया डी। तो डी इज द राइट आंसर। सिंपल सा सवाल है और आसानी से आपका उत्तर यहां पर डी आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखें बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी ने एक बिजनेस शुरू किया पार्टनरशिप में। ए ने पहले इन्वेस्ट किया 12,000, बी ने इन्वेस्ट किया भैया 15,000, सी ने इन्वेस्ट किया 16,000। उसके 3 महीने के बाद ए ने 50% और इन्वेस्ट कर दिया। ए 12,000 ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका था, 6,000 और लगा दिया, 18,000 हो गया। उसके 2 महीने बाद यानी शुरुआत से 5 महीने के बाद सी ने क्या किया है, 2,000 रुपए निकाल लिया है। सी ने 16,000 रुपए लगाए थे, 2,000 निकाल लिया, यानी कितना लगाया अब 14,000। बी ने कुछ नहीं किया है, बी सीधा साधा है बेचारा। तो बी का लाभ बताना है आपको, टोटल प्रॉफिट 4,170 रुपए। आपको बताना है कि बी का कितना मुनाफा होने वाला है। तो सबसे पहले तो देखो यहां पर इस सवाल में आप इनके तीनों जीरोस काट सकते हैं। ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो हटा दो, क्योंकि वो रेशियो लेने में कट ही जाएगा। अब मैं आता हूं, यहां लिखता हूं ए, यहां लिखता हूं बी और यहां लिखता हूं सी। ए ने शुरुआत की 12 से, 3 महीने तक 12 इन्वेस्टेड था, फिर 50% और डाल दिया तो 18 हो गया। भाई 12 का 50% 6 और 18 हो गया। तो ये 9 महीने के लिए इसने डाल दिया। अगर आप टोटल करना चाहें तो यहां से आप कर सकते हैं कि 12 तिहाई कितना बनेगा 36, और 18 इंटू 9 कितना बनेगा, 18 इंटू 9 आपका बनेगा 162। तो अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 198। बी की बात करते हैं, बी ने कुछ भी बदलाव नहीं किया है, 15 का इन्वेस्टमेंट है 12 महीने के लिए, तो ये वैल्यू हमारी 180 के बराबर आ जाएगी। मैं सी की बात करूंगा तो सी ने शुरुआत करी है 16 से, 5 महीने तक 16 रहा है। उसके बाद इसने 2,000 विड्रॉ कर लिया तो 14 है 7 महीने तक। तो ये वैल्यू हो गई 16 पंचे 80 और 14 सत्ते 98। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हुई 178 के बराबर हो गई। अगर रेशियो निकालने का मन है आपको, क्योंकि अल्टीमेटली इसी रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो हम इसको 2 से काट सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारी 99 बन जाएगी, ये वैल्यू हमारी 90 बन जाएगी और ये वैल्यू हमारी 89 बन जाएगी। ठीक, तो टोटल जो प्रॉफिट है इनका हमें टोटल करना पड़ेगा, राइट। तो ये बन रहा है टोटल हमारा 278। तो 278 यूनिट्स जो हैं, ये प्रॉफिट है हमारा 4170 का। लेकिन हमें इसका प्रॉफिट निकालना है, 90 यूनिट्स की वैल्यू चाहिए। तो भैया 90 यूनिट्स की वैल्यू जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कि 90 यूनिट्स की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो जरा इसको काटिए। अब देखो इसको काटने के लिए ना, आप अगर आप कहोगे कि इसको पहले हम 4 से काटेंगे, क्योंकि 78 4 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। तो 4 से कटेगा नहीं, फिर ये 2 से कटेगा, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ऐसे केस में थोड़ी सी हिम्मत करके ना पहाड़ा ऐसे पढ़ना पड़ता है। 278 है, एक बार जाओ 278, घबराओ नहीं। तो 278 अगर मैं 415 17 में घटा दूं तो जरा देखिए कितना बनेगा। 78 से 22 जोड़ेंगे 300, ठीक। 22 और 17 कितना होता है 39। तो ये वैल्यू यहां से यहां जाने में 139 और लगा रही है, राइट, 139।
फिर एक ये वाला 0 उतर जाएगा। अब देखो इसका जो आधा है वो 139 है, इसका आधा 139 है, यानी ये इसका 5 गुना है, तो टोटल वैल्यू काटने पे 15 आ गई। अब 15 ही तो 15 इंटू 9 कितना होता, 1350 के बराबर होगा, 1350 के बराबर होगा, राइट। अच्छा, कुछ ऐसा भी किया जा सकता है एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेशन के तौर पे कि जब आपने इस वैल्यू को लिखा यहां पर ऐसे, और आपने ये श्योर शॉट देख लिया कि ये अगर 90 यूनिट्स आ रहा है, यानी ये 9 का मल्टीपल बनना है, तो हम अपने आंसर को देखें कि मेरा आंसर भाई 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 9 का मल्टीपल 8 5 13 4 17 1 18, ये देखो यहां मामला फंस जाएगा आपका, राइट, क्योंकि ये भी पहला आंसर भी 9 का मल्टीपल है। अब आप दूसरा कह सकते हो कि भाई 90 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 90 का मल्टीपल देखेंगे तो अंत में 0 होना चाहिए, तो बी आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा स्लाइट रिस्क होता है इसमें। स्लाइट रिस्क ये होता है कि देखो जब हम यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट, तो इस कैलकुलेशन में अगर ये पूरा नहीं कटा, भाई जैसे मान लिया ये वैल्यू 15 के बजाय 14.5 आती, तो ये 0 क्या होता, 90 इंटू 14.5 करते अगर, तो 0 हट जाता। तो ये बेसिकली तरीका फुल प्रूफ तरीका नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने 90 देखा तो हम कहें मेरे आंसर के अंत में 0 आएगा ही आएगा, ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये कट के इंटीजर देगा, बट कोई जरूरी नहीं है भाई। कुछ सवाल में हो सकता है 15.5 आ जाए, 14.5 आ जाए, तो वो 0 खत्म हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा रिस्क है जो होता है। जैसे यहां 9 के मल्टीपल 2 मिलकर, तो मल्टीपल अप्रोच से एक्चुअल में सवाल नहीं हो सकता है, राइट। ऑल्दो आप कहोगे अंत में 0 मैच कर रहा है, बट हमें पहले नहीं पता ना कि ये एग्जैक्टली कट जाएगा, राइट। समझ रहे हो, ये तो करने के बाद पता चल रहा है ना। तो ऐसे तुक्का बाजी होगी ये, अगर आप ऐसा करते हैं एग्जाम में, तो किस्मत से इतना खेल ना खेलें कि किस्मत धोखा दे दे और जिंदगी खराब हो जाए तुम्हारी, ठीक है। 26 नंबरों का औसत 27.5 है। 4 नंबर जिनका एवरेज एक्स है हमने इनमें जोड़ दिया है, तो एवरेज हमारा सारे नंबर का 1.5 से बढ़ जाएगा। आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो देखो 26 नंबर हमारे हैं, इनका औसत हमारा 27.5 है, और हम कह रहे हैं कि अगर हम 4 नंबर जोड़ दें जिनका औसत x है, तो ओवरऑल जो औसत है वो 29 हो जाएगा। 29 होगा, 1.5 से बढ़ गया। अब डेविएशन अप्रोच क्या कहेगा कि ये नंबर क्योंकि औसत 1.5 से बढ़ा है, तो इसका 1.5 का डेविएशन हुआ। तो 26 नंबरों का अगर मैं निकालूं टोटल डेविएशन, तो 26 इंटू 1.5 बना पॉजिटिव या नेगेटिव। आप कहोगे नेगेटिव सर। नेगेटिव इसलिए बेटा क्योंकि ये कम है, तो ये नेगेटिव डेविएशन देगा। अब ये वाली संख्याएं मुझे इतना ही पॉजिटिव डेविएशन देनी चाहिए, क्योंकि एवरेज के रेस्पेक्ट में नेट डेविएशन 0 होता है। तो मैंने इसको 4 से डिवाइड इसलिए किया कि भाई 4 लोग मिलके अगर इतना टोटल डेविएशन देंगे, नेट डेविएशन पॉजिटिव में, टोटल डेविएशन 0 बनाने के लिए, तो 4 से डिवाइड करके 1 का निकाल लेते हैं। अब जरा ये प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं। 26 को आप 1.5 से गुणा करोगे तो मिलेगा 39/4, मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये बनेगा 4 9 36 9.75 प्लस में, तो ये जो x की वैल्यू आएगी ये 29 से मुझे इसको 9.75 अधिक लेना पड़ेगा, जो कि बनेगा 38.75। आप ये भी कह सकते थे सर 29 एक इंटीजर है और मुझे अगर उसमें एक ऐसी संख्या जोड़नी है जिसके अंत में 0.5 है, तो मेरे आंसर के अंत में 0.5 आएगा, तो सी आएगा। वो भी वैलिड है, बट छोटा सा कैलकुलेशन आप करके भी लगा सकते हो कि सी उत्तर आपका सही है, ठीक है। एक कंटेनर में कह रहा है 2 लिक्विड्स हैं ए और बी, उसका रेशियो 3:4 है। 17.5 लीटर अगर हम इस कंटेनर से बाहर निकाल लें और उतना ही बी मिला दें इसमें, तो कंटेनर में ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। आपको बताना है कि बी की इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर में कितनी थी। दैट्स ए गुड क्वेश्चन। अच्छा जरा एक बात बताओ, मैं ये 3:4 लिख रहा हूं, 17.5 लीटर हमने निकाल दिया है, उसके बाद रेशियो तो 3:4 ही रहेगा ना। अभी हमने बी को वापस नहीं मिलाया, हमने मिक्सचर में 17.5 लीटर निकाल दिया। एक बात मुझे बताओ कि अगर मिक्सचर से हमने 17.5 लीटर निकाल दिया, बी कितना निकला होगा। आप कहोगे 7 यूनिट 17.5 के बराबर है, 4 यूनिट निकालना है, 1 यूनिट 2.5 है, 4 यूनिट 10 लीटर। तो आप ये कहोगे बेसिकली कि यहां पर जो बी है
वो अगर ओरिजिनल क्वांटिटी में बी की x मान लूं तो यहां पर जो बी की मात्रा है 17.5 निकालने के बाद वो x माइनस 10 लीटर है, 10 लीटर निकल गया है। अब मैं यहां के बाद क्या करने जा रहा हूं, यहां के बाद मैंने क्या किया है, बी को मिलाया है, और बी को कितना मिलाया है, 17.5 लीटर मिलाया है क्या, यस। तो अगर मैंने बी को 17.5 लीटर वापस से मिक्सचर को हटा के बी मिला दिया तो ये हो गया। तो ए नहीं बदल रहा है, बदलना भी नहीं चाहिए। अब यहां से आप कहोगे ये जो 1 यूनिट का चेंज है ये 17.5 के बराबर हुआ, यस और नो? जरा बताइए 4 यूनिट किसके बराबर होगा, 17.5 इंटू 4 के बराबर होगा, 17 चौके 68, 0.5 इंटू 4 2, तो ये वैल्यू 70 के बराबर हो गई। तो आप कह रहे हो कि यहां पर जो बी मौजूद है ये 70 लीटर है, और आपको ये भी पता है कि ये 70 लीटर 10 लीटर निकल जाने के बाद है बी का। तो बी की ओरिजिनल जो मात्रा है एक्स वो कितनी होगी, आप कहोगे 80 लीटर होगी, 80 लीटर्स, और आपका आंसर क्या है, सी। स्टेप बाय स्टेप करोगे आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। बी की वैल्यू क्या है, 80 लीटर शुरुआत में। 8वां सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है कि एक काम करने के लिए ए और बी अल्टरनेट डेज काम करेंगे। ए शुरुआत करेगा काम का, पहले दिन ए काम करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे। और कह रहा है बी अकेले इस काम को 32 दिन में कर सकता है अगर अकेले कराओ तो। अब कह रहा है टोटल जो काम है वो 9.5 दिनों में पूरा हुआ। इस प्रोसेस में जब अल्टरनेट काम कर रहे हैं तो बताना है कि ए को अगर हमें 2.75 गुना काम कराना हो तो कितना टाइम उसको अकेले लगेगा उस काम का 2.75 कराना। तो सबसे पहले देखो टोटल वर्क यहां क्या माने, सिर्फ बी के बारे में जानकारी है तो हम 32 यूनिट को टोटल वर्क मान लेते हैं, ठीक। इससे क्या हुआ कि बी की एफिशिएंसी 1 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 9.5 दिन काम हो रहा है उसको बहुत गौर से देखिएगा। पहले दिन कौन करेगा, ए करेगा, फिर कौन करेगा, बी करेगा, फिर कौन करेगा, ए करेगा, फिर कौन करेगा, बी करेगा, लाइक दैट। तो आप देखें ध्यान से, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, तो ए जो है ऑड नंबर ऑफ डेज पे काम कर रहा है, 1, 3, 5, 7, 9, 5 दिन ए काम करेगा, ठीक। अच्छा बी कितने दिन काम करेगा, आप कहोगे 4.5 दिन, क्योंकि जो 9.5 दिन है मतलब 10वें दिन का आधा दिन वो बी कर रहा होगा जिस दिन आधा दिन काम हुआ है, तो 4.5 दिन बी ने काम किया। अब इस प्रोसेस से 32 यूनिट का काम होगा क्योंकि टोटल वर्क हमने 32 मान रखा है। बी को हमने अभी 1 यूनिट की एफिशिएंसी मानी है वहां पर, क्योंकि 32 यूनिट काम माना, बी 32 दिन में अकेले करता है तो 1 यूनिट की एफिशिएंसी होगी, बी की वैल्यू 1 रखो, तो ये बनेगा 5a प्लस 4.5 इज इक्वल टू 32। तो 5a की वैल्यू अगर आप यहां से घटाएंगे तो 27.5 आ जाएगी, ए की वैल्यू अगर आप यहां से निकालेंगे तो ये 27.5/5 है, ऐसे ही लिखा रहने दो क्योंकि यहां एक 2.75 लिखा हुआ है आपके सामने, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब ए को अगर आपको 2.75 इंटू 32 यूनिट का काम कराना है और ए की अपनी एफिशिएंसी आई 27.5/5, 37.5 से इसको काटो मिलेगा 0.1, 3.2 को 5 से गुणा करिए क्या मिलेगा, 16 दिन। आप चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट करने की यहां जरूरत नहीं है क्योंकि यहां 2.75 है। तो बेसिकली बात ये करनी है आपको कि अगर 2.75 यहां है तो सीधे ऐसे रखेंगे तो आसानी से कट जाएगा ना सीधे, 16 दिन आपका उत्तर आ गया, आंसर हो गया आपका ए, ठीक है। ए उत्तर आपका यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सही हो गया। एक आदमी अपने ऑफिस से एक दूसरे रेस्टोरेंट में जाता है, 550 मीटर दूर है, 12 मिनट लगते हैं जाने में और 10 मिनट लगते हैं आने में। उसकी एवरेज स्पीड हमें निकालनी है पूरी यात्रा में किलोमीटर प्रति घंटे में, kmph में स्पीड निकालनी है एवरेज। तो 525 गया और 525 आया, 1100 मीटर हुआ, मैं उसको 1.1 किलोमीटर लिखूं, कोई दिक्कत भाई, 550 गया 550 आया 1100 मीटर गया तो टोटल 1100, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालना है मुझे, तो कितना होगा 1.1। अब टाइम कैसे निकालूं, टाइम मैं घंटे में लिखूंगा क्योंकि किलोमीटर पर आवर में उत्तर निकालना, डिस्टेंस किलोमीटर में डाल दी, अब टाइम को घंटे में लिखना है। 12 मिनट 12/60 करोगे तो 1/5 के बराबर आएगा, तो यहां आप 1/5 लिखिए प्लस
10 मिनट 10/60 होता है, 1/6 के बराबर होता है। यहां आप 1/6 लिखिए, बस हो गया। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम मैंने आवर्स में लिखा है, डिस्टेंस मैंने किलोमीटर में लिखा है। तो 1.1 डिवाइडेड बाई, ये बनेगा 6 पंचे 30 और यहां बनेगा 11। आप 11 से काटेंगे 0.1, 30 ऊपर जाएगा, बन गया 3। तो ये आपका हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो गया मेरा सी। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो अच्छा सवाल है, छोटा सा है, बस आसानी से आप कर सकते हो। और ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं है। सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ये सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। हेड डाउन करिए, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ इस सवाल को करेंगे तो आसानी से होगा। तो चला करते हैं जरा इस सवाल को। 3 चौके 12, एक 13/4, तो मैं इसको लिखूंगा 13/4 इंटू ये वैल्यू भैया क्या है 8/15 को एज इट इज 8/15 लिखो। अब ये जो ऑफ है ये पहले सॉल्व करोगे आप, तो आप कहोगे 5 के 5 एक 6/5 है, इंटू ऑफ को इंटू कर दिया 13/18 है। अब मजेदार बात ये है बेटा, ये पहले सॉल्व करूंगा, फिर ये डिवीजन को अगर मैं इंटू में बना दूं तो क्या होता है, ये एक्सप्रेशन उल्टा हो जाएगा। भाई पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, अगर लेकिन इसके पहले का डिवाइड का साइन लगा है उसको मैं इंटू में कन्वर्ट करूं तो उल्टा हो जाएगा। तो ये बेसिकली नीचे का जो डिनोमिनेटर है ये 5 × 18 ये ऊपर चला जाएगा और ये 6 × 13 नीचे आ जाएगा। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख दूंगा। फिर मैं प्लस में गया, यहां पर मैंने लिखा 18 प्लस ये जो ब्रैकेट है 5 के 5 एक 6/5 है, लिख दो, माइनस नहीं सॉरी प्लस में 2 लिखो, माइनस में ये वैल्यू 3/2 के बराबर है, 3/2 लिखिए ऐसे। अच्छा ये जो डिवाइड का साइन है ना, जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा इस पूरे ब्रैकेट को एक्चुअली, तो डिवाइड का साइन इनटू में कन्वर्ट करके इसको उल्टा कर दो, 30/197 बन जाएगा ये। और लास्ट में -4 भी है, तो -4 भी लिख लेते हैं, घटाना है। अब जरा कुछ काट पीट कर लेते हैं यार। देखो जैसे ये 6 से 6 × 18 बन जाएगा, 3 × 5 = 15 होता है, 15 से कट जाएगा, ये 13 से ये 13 कट गया, 4 दूनी 8, तो पहला ये 2 बन गया, प्लस यहां आते हैं इस ब्रैकेट में, जरा इस ब्रैकेट में जाके मैं 5 दूनी 10 एलसीएम ले लूंगा, तो ये बनेगा मेरा 180, ये बनेगा 6 दूनी 12, ये बनेगा 2 धामा 20 और ये 2 पंचे 10 बनेगा, तो ये बनेगा -15 और इंटू में आपको पता है 30/197 है और माइनस में 4 है। अब देखो ये वैल्यू कितनी है 192 और ये है 5 197, तो इसका टोटल 197 ही बन रहा है। तो ये 197 इस 197 से कट जाएगा, ये 10 इस 30 को काटेगा, 3 बनेगा। तो आप जरा ध्यान से देखो तो मिल रहा है 2 + 3 - 4 1। तो अच्छा सवाल है, इट्स ए गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। और इन सवालों में थोड़ा धैर्य के साथ आपको करना होता है, सवाल हो जाता है। ठीक है, 11वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। ये भैया एक्सप्रेशन दिया है, कह रहा है बताओ इसकी वैल्यू क्या है। तो पैटर्न तो आप सभी को दिख गया होगा कि जो इंटीजर है वो सब में 93 है, जो इंटीजर पार्ट है, बेसिकली ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, बट मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो इंटीजर पार्ट है वो सब में 93 है। तो देखना है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। आप कहोगे पहले में 1/31 है, दूसरे में 2/31 है, तीसरे में 3/31 है, आखिरी में 30/31 है, तो 30 टर्म सीधे हो गए। ठीक, तो 93 × 30 तो ये हो गया, प्लस बाकी जो बचे टर्म हैं उनको मैं अलग कर लूं, 1/31, 2/31, 3/31 और 1/31 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये मिलेगा 1 + 2 + ... टिल 30। ये क्या है 30 क्रमागत संख्याओं का सम। तो यहां से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को, राइट, और इसको निकालेंगे तो ये n + 1/2 बनता है, तो ये बनेगा 30 × 31/2। आपको पता है 31 से 31 कट जाएगा, 15 हो गया, तो यहां 15 लिख दिया। अब यूनिट डिजिट से आपका उत्तर आ गया, क्योंकि ये जो वैल्यू है 93 × 3, इसके अंत में 0 आएगा, यहां 15 है, लास्ट में 5 आएगा, तो एक ही आंसर है बी लगा सकते हो, बट सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। ये बनेगा आपका 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27, 2790 + 15, ये हो गया 2805। तो 2805 से आपकी वैल्यू क्या आ गई, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल करें। 12वां सवाल, हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्राइंगल्स with integer sides are possible such that sum of two of the sides is 30। बहुत अच्छा सवाल है ये एक स्टैंडर्ड प्रश्न है। इस सवाल में दो फॉर्मूले होते हैं,
और दोनों फॉर्मूले बताऊंगा, बहुत अच्छे से सुनना। पहला सवाल समझना, अगर मैं आपको किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो भुजाओं का सम बता दूं कि मुझे कितना रखना है, लेट्स से यहां पर 13 रखना है, तो ये गिवन होगा कि दो भुजाओं का सम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, एक इंटीजर नंबर। और मुझे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल चाहिए जिनकी भुजाएं इंटीजर्स ही हो, राइट, भुजाएं इंटीजर ही होनी चाहिए। तो कैसे इसको हम प्राप्त करेंगे, जरा इसको समझते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट, लेट्स सी। तो दो फॉर्मूले हैं, इनको देखना कि ये जो वैल्यू दी गई है, अगर ये वैल्यू मुझे दी हो, मान लिया ऑड नंबर, और हो सकता है किसी सवाल में ये इवन नंबर दिया हो, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होगा। ऑड नंबर के केस में फॉर्मूला होगा आपका 2x/3 -1। इवन नंबर के केस में जो फॉर्मूला होगा वो होगा 5x/3 -3। अगर मैं आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दूं, उसकी सम ऑफ टू साइड्स दे दूं जो कि एक इंटीजर नंबर हो, और मैं आपसे बोलूं कि बताओ राइट कि मुझे जो ट्रायंगल बनाने हैं वो आइसोसेलेस बनाने हैं, दैट्स क्लियर, और उसके सम ऑफ साइड्स मुझे दी हुई हैं, तो कितने ऐसे ट्रायंगल बन सकते हैं, इसका ये फॉर्मूला है। ये जो ब्रैकेट है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो ब्रैकेट यहां पर है, इसका नाम है सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन है, इसको हम लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसके टर्म्स में परेशान मत होना, बस छोटी सी बात समझ लेना क्या मतलब है इसका, इस ब्रैकेट का। ब्रैकेट का मतलब यह है कि अगर इस ब्रैकेट में आपके सामने वैल्यू आ जाए 10 पॉइंट कुछ कुछ, कुछ भी हो 10 पॉइंट कुछ कुछ, तो इसका आउटपुट 11 होगा, अगला वाला इंटीजर। लीस्ट इंटीजर फंक्शन या सीलिंग फंक्शन कहता है कि अगर भाई आपका 10 पॉइंट कुछ कुछ वैल्यू आई तो बाहर आएगा 11। अंदर मान लिया 16 दशमलव कुछ कुछ आ जाए तो बाहर आएगा 17। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगला वाला इंटीजर। तो ये जो दोनों जगह पर मैंने ये ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है, इसको कैलकुलेट करके आपको क्या करना है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, की वैल्यू निकालनी होगी बस। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सम ऑफ साइड्स दिए हो, आपको आइसोसेलेस बनाना है, कितने बनेंगे, ऑड नंबर हो तो ये फॉर्मूला लगा देना, सम अगर ऑड हो। यहां पर ये जो वैल्यू है ये एक्स की वैल्यू है, तो जैसे एक्स की वैल्यू 13 दी है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा। तो आप कहोगे ये वैल्यू हो गई 2 × 13/3 -1। अब ये वैल्यू देखा 26/3 आई, 26/3 बनेगा 8.66 -1। 8.66 को क्या लिखोगे आप, 9 -1 8, राइट, लाइक दिस। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो 8.66 है, भाई एक ही तो घटाना है, तो हम यही वैल्यू पकड़ लें सीधे उठा के। इसको मैं एक तरीके से और भी लिख सकता हूं, बट उसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको, इसलिए नहीं लिखा, लिख देता हूं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सीधे 2x/3 लिखूं और मैं बोलूं कि ये जो ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, उसमें जो भी अंदर वैल्यू लिखी है उसका इंटीजर पार्ट उठा लेते हैं बस। बट ज्यादा कंफ्यूज मत हो, दोनों फॉर्मूले अगर याद करने तो एक ही फंक्शन के टर्म में याद कर लो। आप लीस्ट इंटीजर फंक्शन के टर्म में याद कर लो कि ये 2x/3 -1 करेंगे, 2x/3 की जो भी वैल्यू अंदर आएगी उसका अगला वाला इंटीजर कंसीडर करना है और फिर बाद में एक घटा देना है। यहां पर अगर ये इवन नंबर होता, मान लेते हैं कि सम ऑफ साइड्स में 12 दे दूं आपको, तो ये वैल्यू ऐसे लगेगी 5 × 12/3 -3 करना है, तो 12 × 5 = 60/3 आएगा 20 -3। अब देखो 20 खुद इंटीजर है, तो अगर ये खुद ही इंटीजर है तो इंटीजर ही लेना है, मतलब 20 ही ले लेंगे, फिर तो अगले इंटीजर की बात ही नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी इंटीजर है तो 20 ही रख दो। अगर दशमलव में आएगा तो अगला इंटीजर आउटपुट होगा इसका 17 आ जाएगा। अगर ये वैल्यू 12 होती तो आंसर हमारा क्या होता, 17 होता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप। अभी मैं कह रहा हूं इसको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के टर्म में याद मत करो, फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट होगा।
दोनों लीस्ट इंटीजर फंक्शन के टर्म में ध्यान कर लो, और आप सीधा आंसर यहां से कैलकुलेट करोगे तो जैसे इस सवाल का उत्तर 8 आ गया, लगा दो। आपको किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं, और अभी इस स्टेज पे मैं आपको डेरिवेशन इच्छा होती है ना कैसे आया, ठीक है, वो भी सिखाया जा सकता है 10 मिनट में, लेकिन फिर वो डेरिवेशन आपके किसी काम का नहीं है, राइट। तो जो आपका प्रोसेस है सवाल को लगाने का, उसी को जनरलाइज करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है, फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, सीधे डायरेक्ट आंसर लगा दो। केस ध्यान रखना बस कि आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है, सम ऑफ साइड्स दिए हो, इंटीजर दिए हो, इवन होगा तो ये, ऑड होगा तो ये, फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। कमेंट करके बताना कि ये फॉर्मूला नोट किया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, एक पैरेललोग्राम के दो अपोजिट वर्टिसेस दिए हैं, बाकी दो वर्टिसेस इस लाइन पे हैं, हमें बताना है कि पी की वैल्यू क्या होगी। तो जरा ध्यान से इस गौर से सवाल को देखते हैं। आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, यानी समांतर चतुर्भुज दिया है, और इस समांतर चतुर्भुज में कुछ बोला जा रहा है, उसको ध्यान से समझते हैं। हमें यह बोला जा रहा है कि भाई दो जो साइड्स हैं, जैसे इसको बोला गया -2,5 और यह है हमारा 10,1, ये जो दूसरा दो वर्टिसेस हैं, इन दोनों को मिलाने से मुझे एक लाइन मिल रही है। ये इस लाइन की मुझे इक्वेशन दी है 3x - 7y + p² = 0। मुझे p की वैल्यू चाहिए। अब मजेदार बात क्या होती है समांतर चतुर्भुज में, कि जो डायगोनल यानी विकर्णों का इंटरसेक्शन होता है वो होता है मध्य बिंदु पर। ये मध्य बिंदु होता है, ये बाइसेक्ट करता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं इस मिड पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकाल लूं, क्योंकि मुझे ये दोनों कोऑर्डिनेट पता हैं, और वो मैं इस लाइन पे रख दूं क्योंकि वो इस लाइन पे लाई करेंगे, तो मेरे को पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का सम करिए, 10 और -2 से 8 बनेगा, 8/2 4 हो जाएगा। फिर वाई कोऑर्डिनेट का सम करिए, 5 1 6 बनेगा, 6 को 2 से डिवाइड करिए 3 बनेगा। तो 4,3 इसकी वैल्यू आ गई कोऑर्डिनेट। अब 4,3 आप यहां रखिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट 3। अगर मैं ऐसा करूं तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, 4 3 12, 12 - 21 हो गया -9, तो -9 + p² आपका 0 आ गया। तो p की वैल्यू क्या आ गई, √9 ± √9। तो एक्चुअली में +-3 आया, बट माइनस कहीं दिया नहीं है तो सी लगा दो। वैसे p की वैल्यू दोनों आएगी, +-3 आएगी, तो p² 9 आया, बट एक ही पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है तो सी लगा दो, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14, एक सर्कल है, वो एबीसी ट्राइंगल में है, AB को M पे टच कर रहा है, BC को N पे टच कर रहा है, AC को P पे टच कर रहा है, AM 7 है, AC 16 है, BC 13 है। डबल बताना है पेरीमीटर का कितना होगा। तो जरा भैया ट्राइंगलवा बनाते हैं, सर्कलवा बनाते हैं, ट्राइंगलवा बनाते हैं, देखते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्कल, और जरा फटाफट जरा ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। फिर ये जो भैया इस सवाल में दिया है उस चीज को निपटाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ABC, और हम आपको क्या बता रहे हैं इस सवाल में कि AB M पे टच करेगा, M है, AC हमारा P पे टच करेगा, और BC हमारा N पे टच करेगा, ये लिख दिया। AM हमारा 7 है, AC हमारा 16 है, तो ये पूरी वैल्यू हमारी 16 यानी 16 है, और BC हमारा 13 है, तो ये वैल्यू हमारी 13 है। मुझे इस ट्राइंगल का डबल ऑफ पेरीमीटर बताना है, कैसे होगा देखते हैं जरा इस सवाल को। अब देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है, तो AM अगर 7 है तो AP भी 7 होगा। पूरा 16 है, अगर AP 7 हो गया तो ये 9 होगा। PC अगर 9 है तो CN क्या होगा, ये भी 9 होगा। ये टोटल 13 है, ये 9 है तो ये 4 होगा। BN अगर 4 है तो BM भी 4 होगा। तो जो एक भुजा मुझे नहीं पता थी पता चल गई, 11 के बराबर होगी। अब तीनों भुजा का टोटल निकाल लो, 11 16 27 और 13 40। तो 40 हमारा पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर नहीं पूछा है हमसे, डबल ऑफ पेरीमीटर पूछा है। तो 40 दूना कितना होगा बेटा, 80 के बराबर हो गया। तो आपका ए उत्तर सही हो गया, 80 सेंटीमीटर
ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक ट्राइंगल एबीसी है, एंगल ए 90 डिग्री है, नहीं 50 डिग्री है, सी एंगल 75 डिग्री है, ओ एक पॉइंट है ट्राइंगल के भीतर जिससे हम 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर पा रहे हैं ए बी बी सी ए सी पर। आपको बताना है बी ओ ए और सी ओ बी के बराबर क्या होगा। भैया वो पॉइंट जिस पॉइंट से आपने त्रिभुज की भुजाओं पर 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, वो बिंदु कोई आम बिंदु नहीं है भैया, बहुत ही खास बिंदु है। और वो खास बिंदु क्या है अभी देखते हैं। राइट, आपने यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इस पॉइंट से आप यहां पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर पा रहे हैं और यहां से भी कर पा रहे हैं। तो वो पॉइंट जिससे आपने यहां 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना दिए इस पे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं भैया सरकम सेंटर, परिकेंद्र। वो कोई आम बिंदु नहीं है। तो ये परिकेंद्र है हमारा ओ, जिसको बताने का तरीका इन्होंने थोड़ा सा कैजुअल, कहते हैं ना, ये तरीका थोड़ा कैजुअल है बताने का, और ओ हमारा सरकम सेंटर हुआ। तो अब जरा आगे की कहानी को समझते हैं कि एंगल ए मुझे दे रखा है इन्होंने 50 डिग्री और एंगल सी हमें दे रखा है 75 डिग्री। अब जरा देखते हैं आगे इनकी क्या इच्छा है जानने की। तो इनकी जो इच्छा है जानने की वो है बी ओ ए। बी ओ ए ये वाला एंगल है, और सी ओ बी, सी ओ बी हमारा ये वाला एंगल है। तो भैया ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल इसका दुगना होगा, तो ये 100 डिग्री हो गया। और ये वाला जो एंगल है ये इसका दुगना होगा, 75 150। सरकम सेंटर पे जो कोण बनता है वो अपोजिट वर्टेक्स का दुगना होता है। तो मुझे 100 और 150 का सम पूछा जा रहा है, कितना होगा 250 डिग्री। सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें। सवाल नंबर 16 देखें गौर से। सवाल नंबर 16 कह रहा है ए बी कॉर्ड का रेडियस 25 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है सेंटर ओ से। अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं एट ए एंड बी और ये इंटरसेक्ट करते हैं एम पॉइंट पर, तो बताना है कि बी एम टेंजेंट की हमारी जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी। तो पहले इस सवाल को जरा समझते हैं कि ये सवाल क्या है, फिर बवाल करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो सवाल कुछ ऐसा है बेटा, ध्यान से देखें। यहां पर हमें बनाने हैं पहले तो 2 टेंजेंट बना लेते हैं। एक टेंजेंट ये बना लेते हैं, एक टेंजेंट ये बना लेते हैं। एक पॉइंट से टेंजेंट हो गए। फिर आप यहाँ से ये सेंटर को मिला दो, यहाँ कहीं सेंटर होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर भी डाल दो, ऐसा कर दो। राइट, टेंजेंट ड्रॉन एट ए एंड बी इंटरसेक्ट, टेंजेंट ड्रॉन एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट एम। तो ये एम हो गया। आपको बताना है कि बी एम की लंबाई, मतलब इस टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, सेंटर को ओ मान लेते हैं। और ये जो लाइन है ना बड़ी अच्छी है कि रेडियस तो चलो 25 दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस हमें 25 दिया है, तो इसको अभी 25 के बजाय इसको आर ही लिखो, जनरलाइज करेंगे इसको। और डिस्टेंस सेंटर ओ से कॉर्ड की, जो ए बी कॉर्ड है हमारी ना, ए बी कॉर्ड है, इसकी जो डिस्टेंस है हमें ये 24 दी हुई है। डिस्टेंस का मतलब हो गया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये। तो इस दूरी को मैं डी बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, कि यहां से यहां तक की दूरी, इस पॉइंट को चाहे तो हम पी बोल लेते हैं। ये डी दी हुई है मुझे, और मुझे इस के टर्म में बी एम की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहले गौर से सवाल को कैसे करेंगे। यहां पर सिमिलैरिटी का इस्तेमाल होता है, वी यूज सिमिलैरिटी टू गेट द आंसर। कैसे सिमिलैरिटी यूज करेंगे, देखो ये 90 डिग्री है कि नहीं है, यस। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो आर हमारा 25 है, ये डी हमारा 24 है, 25 24 90, तो ये 60 बनता है। तीनों वैल्यूज पता हो गई। अब देखो एक सिमिलैरिटी दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। सिमिलैरिटी ऐसी होगी कि P 90 डिग्री है, O और A, तो ट्राइंगल POA देखना ये सिमिलर है। P 90 डिग्री है, मैं यहां जाऊंगा, मेरा A 90 है। दूसरा एंगल यहां पर AOP था,
यहां पर भी मैं O वाला एंगल पकड़ लेता हूं और M पकड़ लेता हूं। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं क्योंकि तीनों एंगल्स ए बराबर कर दिए मैंने, आप चेक कर लो। POA, P90, A90, OO सेम हो गए, A और M अपने आप नेचुरली बराबर होंगे। दो अगर एंगल सेम हो जाते हैं तो सिमिलरिटी तो डबल ए से ही प्रूव हो जाती है ना, डबल ए से सिमिलरिटी हो गई। अब सिमिलरिटी होने के बाद इसको कैसे करेंगे, देखिए हमें कैसे इसको लिखना है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AM, क्योंकि AM और BM सेम है, AM निकालना है। तो अगर मैं इधर लिखूं AO बटा AM, AO बटा AM, तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, सेम इधर बनेगी PO अपॉन PA, राइट। अब जो PO है अपॉन PA पता है हमको, PO भी पता है हमें, PA भी पता है, दोनों वैल्यूज मालूम है हमें, राइट। तो अगर आप इसको जनरलाइज करके लिखना चाहते हैं तो यहां पर देखो AM की वैल्यू क्या बनेगी, बनेगी AO यानी रेडियस इंटू PA अपॉन AM की वैल्यू बनेगी PA इंटू AO अपॉन PO। अब अगर आप ये याद रख सकते हैं कि भाई जो मेरी इसकी लेंथ है वो बनेगी AO इंटू PA अपॉन दिस, तो आप इसको ध्यान रखिए वरना ये सिमिलरिटी आपको एग्जाम में लगानी पड़ जाएगी। अब उत्तर कुछ नहीं है इसमें, AM की वैल्यू क्या है यहां पर 25, PA की वैल्यू 7 आ गई और ये वैल्यू 24 आ गई। अब बाकी तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। देखो अगर मैं 25 और 24 को डिवाइड करूंगा, कैसे कैलकुलेशन जल्दी से करना है ध्यान से देखिए, 25 बटे 24 बनेगा 1 प्लस 1 बटा 24, 1 बटा 24 परसेंटेज में होता है 4.16%, फ्रैक्शन में क्या होगा आप कहोगे 0.04 के आसपास होगा, लाइक दैट। डिवाइड करेंगे तो 7 एकन्नम 7 प्लस 7 इंटू 0.041 कितना बनेगा 0.416 होता है एक्चुअली, 7 चौके 28, आप कहोगे 0.3 के आसपास, तो आंसर क्या हो गया A 7.3। तो ये रिजल्ट ध्यान रखिए प्लीज, क्योंकि एग्जाम में अगर ये सेम सवाल रिपीट होता है तो रिजल्ट अगर ध्यान होगा तो जल्दी करोगे, वरना ये सिमिलरिटी में आपको टाइम लगाना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो आपका आंसर 7.3 आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है A² प्लस B² 16 है, X² प्लस Y² 9 है, AY माइनस BX मुझे 7 दिया है, AX प्लस BY की वैल्यू मुझसे पूछी जा रही है। तो कई लोगों को देखो ये रिजल्ट ध्यान होता है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ध्यान करा देंगे आपको, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम AX प्लस BY जो मुझे निकालना है इसका स्क्वायर करें और हम AY माइनस BX का स्क्वायर करें और अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो हमें ये मिलता है A² प्लस B² इंटू X² प्लस Y²। अब देखो सवाल में मुझे A² प्लस B² भी दिया है, X² प्लस Y² भी दिया हुआ है, ये वैल्यू मुझे निकालनी है AX प्लस BY का स्क्वायर, AY माइनस BX मुझे 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर, तो AX प्लस BY मुझे कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यू, इसका स्क्वायर। देखिए आप कहोगे ये क्या है 16 9 144 माइनस 49 95, AX प्लस BY का स्क्वायर अगर 95 है तो AX प्लस BY की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ 95। तो आपका C आंसर यहां पर सही है, सिंपल सवाल है। 18वां सवाल कह रहा है सेक थीटा कोसेक थीटा के बराबर है, एक गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। भैया सेक थीटा कोसेक थीटा के बराबर कब होता है, हाँ जी, तो नेचुरली देखो यहां क्वाड्रेंट मेंशन नहीं किया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एज्यूम कर लो, राइट। सेक थीटा कोसेक थीटा के बराबर कब होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री वैल्यू रख लेते हैं, तो ये बनेगा 1/4। जब ऐसा होगा तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हो गए tan 45 हमारा 1 के बराबर हो गया, तो ये 1/4, tan को 1 रखा 3 1 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 बनेगा, प्लस यहाँ tan थीटा 1 हुआ, 2 - 1 1 हुआ, तो ये वैल्यू 1/3 के बराबर हो गई, तो सीधा ये 1/2 प्लस 1/3 बन जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 5/6, और 5/6 आपको कहां दिया हुआ है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला 19वां सवाल, एक खतरनाक सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि ऐसा है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो नेचुरली मुझे पहले एक्सप्रेशन से थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा और दूसरे एक्सप्रेशन में मुझे वो थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी और फिर मुझे आंसर मिलेगा, क्योंकि आंसर तो कांस्टेंट है।
अब ऐसा थीटा खोज लें या तो जो इसमें फिट हो जाए, जो कि इतना आसान नहीं है, राइट। अगर आप नोन वैल्यूज रखोगे भी, फॉर एग्जांपल आप कहोगे 30 डिग्री रख लेते हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टू फिगर दैट आउट, राइट। समझ में आई बात कि नहीं? और 30 डिग्री है भी नहीं, क्योंकि 30 डिग्री अगर होता तो ये tan 90 अनडिफाइंड हो जाता, 30 चलेगा ही नहीं, 90 भी नहीं होगा, सॉरी 60 भी नहीं होगा, क्योंकि 60 पे क्या होगा, ये साइन डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा, साइन 180 तो 0 हो जाएगा, 0 होगा तो ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। 30 60 है नहीं, अब रूट के टर्म आपको दिख रहे हैं तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो जरा इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं। आप देखो एक्सप्रेशन को गौर से, tan का स्क्वायर भी है, tan का क्यूब भी है और tan की पावर 1 भी है। ऐसा एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें सब कुछ आता है, वो होता है tan 3 थीटा। tan 3 थीटा में सब कुछ होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा की वैल्यू होती है। अब मुझे इस एक्सप्रेशन में इसकी झलक आ रही है, ऑल्दो मुझे अभी दिखा नहीं है एग्जैक्टली, बट इसकी झलक तो देखो आ रही है, क्योंकि ये सारे एक्सप्रेशन यहां पर मौजूद हैं। हमें कोशिश करनी है कि क्या हम इसको रीअरेंज करके कुछ इस फॉर्मेट में बना सकते हैं क्या। लेट्स सी दैट। तो अगर आप ध्यान से देखो कि यहां पर जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, अगर हमें वो एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, तो पहले तो देखो यहां इस एक्सप्रेशन को देखो 3 से कट रहा है, ये 3√3, ये भी 3 कट जाएगा, ये भी 3 कट जाएगा, ये भी 3 कट जाएगा। अगर मैं ऐसा लिखूं, अब देखो यहां पर 3√3 tan स्क्वायर थीटा के साथ अगर मुझे बनाना है, मैं कैसे बना सकता हूं। तो यहां 3 ऑलरेडी है, मुझे यहां √3 अगर क्रिएट कर दूं, यानी थीटा की वैल्यू अगर मैं 20 डिग्री रख दूं, तो tan 60 बनेगा, √3 बन जाएगा। ये देखो जरा ये एक्सप्रेशन बन रहा है क्या, √3 माइनस 3√3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। तो जरा इस एक्सप्रेशन को थोड़ा रीअरेंज करते हैं, तो मेरे पास आ गया 3√3 tan स्क्वायर थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां √3 बनाऊं तो क्या बन रहा है, बन गया दोनों एक्सप्रेशन एक्चुअल में, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, बन गया, इक्वल हो गया। तो थीटा की वैल्यू 20 डिग्री है। आप यहां से भी देख सकते हैं, एक्चुअली इस एक्सप्रेशन से भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर √3 कॉमन ले लूं, √3 कॉमन ले लूं और इसको मैं उधर लेके जाऊं, तो ये बनेगा tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा। √3 मैंने कॉमन ले लिया, फिर जो बचा उससे इसको डिवाइड कर दिया, तो यहां पर आएगा 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कह रहा हूं मैं। अब गौर से देखो, अगर मैं माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये tan 3 थीटा हो जाएगा एक्सप्रेशन, √3 के बराबर है, थीटा 20 डिग्री आ गया। अब थीटा 20 आए तो यहां रख दो, तो ये बनेगा cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री 3/4 होता है √3/2 का स्क्वायर, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 13/4/3/4, 4 से 4 कट गया, 13/3। आंसर क्या है, बी ऑप्शन। अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। हाँ जी, राइट। ऑल्दो इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी किया जा सकता था, राइट, अगर भाई एक्सप्रेशन सिंपल होता, मतलब ये वैल्यू सॉल्व करना आसान होता, या कोई गेसेबल वैल्यू होती तो जल्दी हो जाता थोड़ा। लेकिन ये वैल्यू गेसेबल नहीं। आप देखो 20 डिग्री को आप कैसे गेस करोगे, डायरेक्टली तो गेस नहीं कर सकते हो ना, कुछ तो देखना पड़ेगा तभी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, x प्लस 1/x माइनस 2 के बराबर है, तो हमें एक गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। x प्लस 1/x जब भी -2 होता है तो x की सिर्फ एक वैल्यू होती है -1, यहां रख दो, -1 की पावर 6 करोगे 1 ही मिलेगा, -1 की इवन पावर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो 1 ही रहेगा वो, तो पावर में -4 करोगे तो भी 1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, यहां 1 आएगा, तो फाइनली वैल्यू क्या होगी 1, 2/21 हो गया, राइट। इंटरनल डायमीटर एक हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल का 18 सेंटीमीटर दिया है, इसको हमने स्टील सीट से बनाया है जो 0.5 सेंटीमीटर थिक है। टोटल सरफेस एरिया बताना है वेसल का क्या होगा। तो जब भी हमारे पास हेमिस्फेरिकल बाउल की बात की जा रही है कुछ इस तरह से,
जिसका इंटरनल रेडियस आर होता है और एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर होता है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया बनता है ना, वो कुछ ऐसा बनता है, पाई इंटू 3 एक्सटर्नल रेडियस आर प्लस ये टोटल सरफेस एरिया बनता है फॉर्मूला। तो जरा जल्दी से कर लेते हैं भाई। तो आर की वैल्यू गौर से देखना, आपसे कह रहा है कि बाहर का जो रेडियस निकालना है, थिकनेस 0.5 दी हुई है ये, और अंदर का डायमीटर 18 है, तो यानी ये 9 है। तो आर की वैल्यू तो 9 हो गई और ये 9.5 हो गया, तो 3 इंटू 9.5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई पाई। जरा 9.5 का स्क्वायर करते हैं, कितना मिलेगा? 95 का स्क्वायर कर लो, ये बनेगा 90.25 प्लस 81 पाई इंटू 270.75, 270 में मुझे 81 जोड़ना है, 8 7 15, 351.75, तो 351.75 पाई आपका आंसर हो गया बी। 351.75 पाई, फॉर्मूले में वैल्यू डाल के आंसर आ गया, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। चलिए भैया डीआई का सवाल है, हट जाते हैं। 22 नंबर का सवाल कह रहा है एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें ये 3600 लोगों का डेटा है, परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि कहां कहां कौन सी क्लास करें। सिंगिंग नहीं है, सिंगिंग है, तो ये नीला सिंगिंग है, फिर डांसिंग है, फिर पेंटिंग है, फिर स्टिचिंग है, स्टिचिंग में 2 आई है, ठीक है, 1 आई होना चाहिए, फिर ये ड्रामा है, फिर ये कुकिंग है, राइट। तो कह क्या रहा है, आप सवाल ज़्यादा समझते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कुकिंग डांसिंग पेंटिंग तीनों में है, टोटल बता दो। तो कुकिंग ये है, ये आपका कुकिंग हो गया, और डांसिंग और पेंटिंग, डांसिंग ये है, पेंटिंग ये है। तो 22%, 15% और 21% का टोटल निकालते हैं, 58% हो गया, ठीक है। 37 और 21 58, 58% मुझे 3600 का निकालना है। क्या बनेगा भैया? 58 इंटू 36 बनेगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे जल्दी से, इसको 60 माइनस 2 सोच लो, इंटू 36, 36 छक्के 216 होता है, तो बनेगा 2160, 36 दूना 72 होता है, घटा लो 2088। आंसर क्या हो गया? डी। यूनिट डिजिट से काम चलता नहीं है, 6 48, आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, 2088 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यूनिट डिजिट प्लस एक चीज कर सकते हो आप कि 36 इंटू 60 2160 होता है, तो आंसर उससे कम ही होगा और अंत में 8 होगा, तो लगा सकते हो डी यूनिट डिजिट से भी, यूनिट डिजिट प्लस अप्रॉक्सीमेशन। 23वां सवाल देखिए, सेम डेटा है। इस डेटा में कह रहा है नाटक की कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या सिलाई की कक्षा से कितना अधिक है। नाटक यानी ड्रामा, सिलाई यानी नीला, नीला भी 2 है यार, ये वाला नीला, स्टिचिंग और ड्रामा बगल बगल वाले। तो 13 में 11 घटाएंगे 2% आएगा, मुझे 2% किसका निकालना है? 3600 का। तो जो अंतर होगा वो 2% ऑफ 3600 के बराबर है, 72 के बराबर हो गया, 72। 72 आपका ऑप्शन क्या हो गया? बी। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट डेटा है बट घबराने का नहीं। 2003 से लेकर 2009 तक का कुछ डेटा दिया हुआ है, परसेंटेज का डेटा है, क्या है देखते हैं। कह रहा है कि ये ग्राफ जो है, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट जो क्वालिफाई होते हैं एक एग्जाम में, टोटल नंबर कैंडिडेट जो अपीयर होते हैं उसका परसेंटेज दिखा रहा है। यानी अगर मैं कोई भी डेटा उठा लूं, 2004 2005 का डेटा देखो, ये 60% है, ये एग्जैक्टली यहां 60 है, तो इसका मतलब है 2005 में जितने लोगों ने एग्जाम दिया उनमें से 60% लोग पास हो गए, ये डेटा है। आगे सवाल जरा समझते हैं क्या है। कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जाम में 2004 और 2005 में जो अपीयर होते हैं वो 2:3 में है, तो हमें बताना है क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का रेशियो क्या होगा। 2004 और 5, 2004 और 5, तो ये 4 का ये डेटा जो है बीच में है, तो इसको 50% कहेंगे। तो 4 में इस 50% का बेस क्या है? 2x है, मतलब 2:3 का रेशियो है बेसिकली। तो ये 50% 2 के बेस पे निकालेंगे, 60% 3 के बेस पे निकालेंगे, ज्यादा टेंशन मत लो। 50 इंटू 2 क्या होगा? 100। अल्टीमेटली परसेंटेज क्या होता है? a इंटू बी बाई 100, तो वो बाई 100 तो कट ही जाना है दोनों में, तो हमें यार टेंशन नहीं लेनी है, हमें इस परसेंटेज को बेस से गुणा कर देना है बस। 50 दूना 100,
60 दिए 180 कर दो। अब इसको काट दो 2 से, 2 पंचे 10, 2 9 18, 5:9 बना। 5:9 कहीं है उत्तर में? अच्छा नहीं है, एक मिनट। है सॉरी, ये डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में 5:9 आपका है, तो दैट्स द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, डेटा सेम है, डेटा तो सेम है भैया, डेटा तो सेम है, जरा देखते हैं क्या है। कह रहा है कि बताओ नंबर ऑफ कैंडिडेट जो 2007 में क्वालिफाई होते हैं वो 5800 हैं, तो बताना है नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपियर हुए 2007 में कितने। तो ये जो डेटा है देखो ये 80% है, और कह रहा है कि ये जो 80% पास हुए हैं इनकी वैल्यू 5800 के बराबर है। तो बताओ कितने लोग अपियर हुए थे। 100% की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी? बहुत सिंपल है भैया, आप कहोगे इस 5800 में 5800 को हम क्या करें, 0.8 से डिवाइड कर दें, बस 0.8 से डिवाइड करो इसको, 100 बन जाएगा, निकाल लेते हैं। तो 58,000/8 बनेगा, तो 8 सत्ते 56 और 200 2000/8 250 के बराबर होगा, 7250 आपका आंसर आ गया। आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, तो बी आंसर आपका सही हो गया, राइट। तो दैट्स इट, मॉक 2 हमने कर लिया है। अच्छा, एक और जानकारी मैं आपको देता हूं कि ये जो भी क्वेश्चन की पीडीएफ है बेटा, जो भी हम मॉक में क्वेश्चंस करते हैं इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलती है, इट रैमो सर ऑफिशियल। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो ऑफिशियल है रैमो सर ऑफिशियल, इसका यूजर नेम मैंने बता दिया है, जाके सर्च कर लो, वहां पर आपको ये क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ आपकी सहूलियत के लिए हम ये जो बोर्ड पे कर रहे हैं ना रिटन, जैसे हमने कुछ लिखा है ये, राइट, यहां बोर्ड पे जो भी मैंने सॉल्यूशन लिखा है ये वाली पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, राइट। तो वीडियो अपलोड होती है उसके 1 घंटे के बाद ये वाली पीडीएफ जो रिटन पीडीएफ है, मतलब आप जब भी वीडियो फिनिश करोगे आप जाके ये पीडीएफ भी वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो एट द रेट ऑफ रैमो सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, और ये भी पीडीएफ आपको एनोटेटेड पीडीएफ भी मिल जाएगी। दूसरा, फीडबैक ज़रूर लिखिएगा कमेंट में कि कैसा लगा ये मॉक का सॉल्यूशन, और बाकी क्या आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन बाकी दिनों में अपने एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर बताइएगा। बाकी जम के मेहनत करिए, बात मेरी ध्यान रखिएगा, मोशन एंड एक्शन। सो डू मोर एक्शन एंड लेस मोशन। मोशन भी ज़रूरी है कभी कभी कि स्ट्रैटेजी क्या है, बट हमेशा कैटेगराइज करना शुरू करो, बिकॉज आवर माइंड कन्फ्यूजेस मोशन विद एक्शन। देयर आर मेनी पीपल जो कहते हैं हम दिन भर बहुत बिजी हैं, बहुत काम किया है हमने, बहुत पढ़ाई करी है, बट एक्चुअल आउटपुट कुछ नहीं है, नथिंग। So do more action today. Thank you so much. Have a great day. Bye bye. Thank you so much. I hope you all will devote today for great, revision, mock, and everything. Thank you. Thank you so much.